नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप मेरे यानी रोहित भावला के साथ। और अब वक्त हुआ है देश विदेश की बड़ी खबरों का। सबसे पहले आपको पाकिस्तान से बड़ी हवाली खबर सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान में सब कुछ होगा प्राइवेट, सरकार बेच देगी सभी कंपनियां। शहबाज शरीफ ने किया यह बड़ा ऐलान, पाक की जनता हुई है नाराज। पाकिस्तान के पास है कुल 88 सरकारी कंपनियां। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान के लोग भी इससे खासा नाराज है। लोगों को लगता है कि सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद सब कुछ और भी महंगा हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि देश की सभी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किया जाएगा, चाहे वो यहां घाटे में हो या मुनाफे में हो। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम व्यापार और निवेश के लिए देश में बेहतर माहौल देना है। वही पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार सिर्फ उन्हीं कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक तौर पर जरूरी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल 88 सरकारी कंपनियां हैं। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भारत दौरा। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होगी बात। पीएम शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगी मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगी पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 21 से 22 जून 2024 को भारत यात्रा पर होंगी। तो वही भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पीएम हसीना नई दिल्ली दौरे पर आने वाली है। पहली विदेशी मेहमान होने वाली है वो इस वक्त। वैसे वह पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लेने के लिए आई थी। उसी दौरान उन्हें भारत की यात्रा पर आने के लिए पीएम मोदी ने आमंत्रित किया था। बांग्लादेश की पीएम को अगले महीने चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाना है, जिसे देखते हुए उनकी नई दिल्ली यात्रा को लेकर बड़े वर्ग की दिलचस्पी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इन दोनों दिनों के दौरान शेख हसीना की बैठक पीएम मोदी के साथ 2 स्तरों पर होगी। इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगी। तो वहीं पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच होने वाली बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे भी उठने वाले हैं। तो ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पीएम की आगामी चीन दौरे से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी बातचीत यहां पर होने वाली है। वहीं द्विपक्षीय मुद्दों पर कारोबार और कनेक्टिविटी का मुद्दा काफी अहम रहेगा। बांग्लादेश को भूटान और नेपाल के साथ कारोबार करने के लिए रास्ता दिए जाने के मामले पर बात आगे बढ़ने वाली है, जबकि दोनों देशों के बीच कारोबार समझौता करने पर सहमति बनने की भी संभावना जताई जा रही है। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पीएम मोदी ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी। श्रीनगर में SKICC हॉल में किया योग। डल झील के किनारे कई योगासन किए उन्होंने। वहीं योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी के थीम पर मनाया जा रहा है योग दिवस। आज 10वां योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया है। वहीं इससे पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इस हॉल में इसे शिफ्ट किया गया। वहीं करीब 8 बजे शुरू हुआ यह पूरा प्रोग्राम। इसमें 7,000 लोगों को शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने के कारण सिर्फ 50 लोग शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान भी है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में एक विषय पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसका निदान भी योग में ही है। 2014 और में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में है। 2013 के बाद से ये उनकी जम्मू कश्मीर की 25वीं यात्रा है। वहीं 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 7वीं बार की यात्रा है। वहीं चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यहां जाना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल का बेल ऑर्डर आज तिहाड़ जेल पहुंचेगा। 1 लाख की बेल बॉन्ड पर मिली है केजरीवाल को जमानत। पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह का बेल पर बयान।
सुनीता केजरीवाल तकरीबन 4 बजे पहुंचेंगी तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल जाने से पहले आतिशी से मिलेंगी सुनीता केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के अगले दिन यानी शुक्रवार आज 21 जून 2024 को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से घर जाने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज सबसे पहले अपने आवास से जल मंत्री आतिशी के साथ सुबह 10:45 पर राजघाट पहुंची। इस दौरान पार्टी के दूसरे नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद सुनीता केजरीवाल पानी को लेकर अनशन कर रही है, तो वही मंत्री आतिशी के साथ यहां पर अनशन स्थल पर भी हो जाएंगे। यहां कुछ समय रुकने के बाद सुनीता केजरीवाल अपने आवास पर लौटेंगी और फिर वहां से बाकी सभी नेता तिहाड़ जेल जाएंगे। शाम करीब 4 बजे सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंचेंगी। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के बाद पंजाब के नेता और मंत्री आम आदमी पार्टी नेता है हरभजन सिंह ईटीओ, उन्होंने कहा है कि आज संविधान की जीत हुई है। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था और आज उनकी रिहाई से लोकतंत्र की जीत हुई है। लोगों का न्यायालय पर विश्वास मजबूत हुआ है। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त नीट पर नहीं थम रहा है विवाद। नीट घोटाले में तेजस्वी यादव का भी नाम आया सामने। मुश्किल में आ सकते हैं तेजस्वी यादव। नीट यूजी प्रकरण में विजय सिन्हा ने पेश किए अहम सबूत। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नीट पर बयान। नीट यूजी प्रकरण में अब तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी के निजी सचिव ने इस केस में अहम रोल निभाया है। निजी सचिव का नाम प्रीतम कुमार है। तो वहीं विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम सबूत भी पेश किए हैं, जैसे कि कॉल डिटेल और व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 1 मई को तेजस्वी यादव के निजी महासचिव प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस कर्मी प्रदीप कुमार को फोन कर सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक कराने को कहा था। 4 मई को प्रीतम कुमार ने प्रदीप कुमार को कमरा बुक कराने के लिए फिर से फोन किया। तेजस्वी यादव के लिए मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी हैं। तो वहीं अनुराग ने लिखित में बताया है कि 4 मई 2024 को उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने उसे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया, जहां नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ साथ उसे आंसर शीट भी दी गई थी। रात भर उसने उसे पढ़ा और जमकर रटा। उसका एग्जाम सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। एग्जाम में भी वही सवाल पूछने लगे थे, तो उसे रात को रटवाए गए थे। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त कांग्रेस आज करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले पर गौरव गोगोई का बयान आया सामने। गौरव गोगोई ने परीक्षा में हुई अनियमितताओं को किया उजागर। गोगोई ने सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत के युवाओं को विफल करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेट परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और नीट यूजी परीक्षा में आदि अनियमितताओं को उजागर किया है। साथ ही गोगोई ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के युवाओं को निराश किया है। पहले नीट परीक्षा के जरिए 24 लाख लोगों को निराश किया गया और अब नेट परीक्षा के जरिए 9 लाख छात्रों को धोखा दिया गया है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप रहना पसंद करते हैं। तो वहीं गोगोई ने सरकार के असंगत दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह सरकार 2 अलग अलग रुख क्यों अपना रही है। नेट परीक्षा पर वे इसे रद्द करने को और पुनराधारित करने के लिए तैयार है। वे नीट के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नेट परीक्षा पर उन्हें लगता है कि पेपर लीक हुआ है। नीट के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को क्लीन चिट क्यों दी उन्होंने। स्पष्ट रूप से यह सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है, इस तरह का बयान है। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त डीयू में धर्मेंद्र प्रधान करने वाले थे योग। इन मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने प्लान किया कैंसिल। छात्र विरोध में काले झंडे दिखाने को लेकर थे तैयार। नीट को लेकर छात्रों में है खासा गुस्सा। हर साल की तरह इस बार भी 21 जून यानी आज भारत नहीं पूरे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काले झंडे दिखाकर स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन।
योग दिवस के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यहां आना था, इसलिए स्टूडेंट्स तैयार थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का आना नहीं हो पाया। तो वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रदर्शन के डर से मंत्री ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अब बढ़ेगा हमारा प्रदर्शन। गौरतलब है कि इन दिनों नीट परीक्षा परिणाम में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आज यानी 21 जून को योग दिवस के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताया है। बता दें कि आज योग दिवस के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे। जब छात्रों को शिक्षा मंत्री के आने की खबर मिली तो उन लोगों ने विरोध में काले झंडे फहराने शुरू कर दिए। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय की विजिट कैंसिल कर दी। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का विरोध जताया और कहा कि उन्होंने और उनकी एनटीए ने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। आयशा कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ मिलकर काले झंडे लहराए और यूनिवर्सिटी में उनकी उपस्थिति का विरोध किया। मीडिया से बात करते हुए गुस्साए छात्रों ने बताया कि विरोध के डर से शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में आए ही नहीं हैं। तो अगली खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाले फैसले को रद्द कर दिया है। इंदिरा साहनी केस की दलील पर गिरा बिहार सरकार का आरक्षण। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने जजमेंट सुनाया है। उन्होंने कहा है कि 75% आरक्षण आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला आने के बाद लोगों के इस वक्त जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कोर्ट ने नीतीश सरकार के इस फैसले को क्यों पलट दिया। तो वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील गौरव ने बताया है कि राज्य में जो सरकारी शिक्षण संस्थान में 49.50% आरक्षण का प्रावधान रहा है, यह सामाजिक और आर्थिक तबके के आधार पर तय होता है। 1992 के इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सरकारें हैं वह 50% के अंदर ही आरक्षण ला सकती है। उसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि सरकारी नौकरी या शिक्षण संस्थान में कुल वैकेंसी का 50% के अंदर ही आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन राज्य ने 2 कानून लाए, एक शिक्षण संस्थान में देने के लिए और दूसरा रोजगार में देने के लिए। इसमें राज्य सरकार ने 49.5% आरक्षण को बढ़ाया और 75% कर लिया। इसी को आधार बनाकर बिहार सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करती है। हमने अपनी याचिका में इंदिरा साहनी केस और कुछ साल पहले मराठा आरक्षण केस में आए फैसले को आधार बनाया है। इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो वहीं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने जजमेंट सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 75% आरक्षण आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की जो सीमा यहां पर निर्धारित की है, ये दोनों कानून उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने दोनों कानून को निरस्त करने का आदेश दिया है। तो वहीं गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो ये संवैधानिक बेंच की तय करेगी। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त दिल्ली में जल संकट की वजह से दिल्ली वासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाली है। आतिशी का कहना है कि जब दिल्ली को हरियाणा से उसके हिस्से का 100 MGD पानी नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो अनशन पर बैठी रहेगी, अनशन उनका जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि गर्मी के दिन है, दिल्ली में भीषण गर्मी है, दिन का तापमान 47 डिग्री से भी ज्यादा है। ऐसे में लोगों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ज्यादा प्यास लगती है। लेकिन ऐसे में इस समय में जब लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत थी तो दिल्ली में पानी की कमी हो गई। आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो गई? आतिशी ने यह भी कहा कि मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की, लेकिन उन्होंने पानी नहीं छोड़ा। मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार से भी बात की है, उनके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं था। उनके पास पानी था, वो अब पानी देने को इनकार कर रहे थे, तैयार हो गए थे, लेकिन वो भी हरियाणा के जरिए ही आना था। हम केंद्र सरकार के पास गए, हमारे विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, हमारे अधिकारी चंडीगढ़ जाकर हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलकर आए, फिर भी दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है।
तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त। 7 जुलाई को अहमदाबाद में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। गृह राज्य मंत्री ने लिया है सुरक्षा का जायजा। ड्रोन की मदद से होगी रथ यात्रा की निगरानी। गृह मंत्री अमित शाह होंगे इसमें शामिल। 18 किलोमीटर के रूट पर तैनात होंगे 25,000 पुलिसकर्मी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा 7 जुलाई को निकलने वाली है। तो अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद कॉरपोरेशन और जमालपुर जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट इस रथ यात्रा की पूरी तैयारी कर रहा है। इस बीच गृह राज्य मंत्री हर्ष साध्वी ने भी जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ के प्राचीन मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत कर रथ यात्रा की तैयारी को लेकर यहां जानकारी प्राप्त की है। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने सुरक्षा मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों सहित मंदिर प्रशासन के सदस्यों से भी चर्चा की है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि 7 जुलाई अहमदाबाद के नागरिकों के लिए गौरवशाली दिन है। इस दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकालने की तैयारियां चल रही है। वहीं गृह राज्य मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। रथ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराना सरकार के साथ साथ सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार अब तक की सभी यात्राओं का रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने रथ यात्रा समय पर शुरू हो और समय पर पूरी हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि हर साल होने वाली इस रथ यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। आपको बताया, इसके अलावा रथ यात्रा को लेकर अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने कहा है कि रथ यात्रा के संदर्भ में सुरक्षा की तैयारियों को लेकर गृह राज्य मंत्री को जानकारी दे दी गई है। वहीं रथ यात्रा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई है। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस रथ यात्रा के 18 किलोमीटर के रूट पर 25,000 पुलिसकर्मियों के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ और समेत कई केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जा रही है। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त। कल्लाकुरुची में शराब से मरने वालों की संख्या हुई 47। पीड़ितों में 4 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर शामिल। तीनों आरोपियों को हुई है यहां पर 15 दिन की न्यायिक हिरासत। 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे आरोपी। सीबीसीआईडी करेगी पूरे मामले की जांच। कल्लाकुरिची में आपको बताएं, यहां पर करुणापुरम में जहरीली शराब पीने से 8 और लोगों की मौत के साथ ही कल्लाकुरिची शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। पीड़ितों में 4 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। इसी बीच खबर आ रही है कि कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब कोड्डालोर जेल से वो उनको पहुंचाया गया है। जिला अदालत के न्यायाधीश श्रीराम ने मामले के तीनों आरोपियों को गोविंदराज, दामाडोरन और विजय को 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड को लेकर एआईएडीएमके विधायक काले कपड़े पहनकर चेन्नई में राज्य विधानसभा पहुंचे थे। बता दें कि सदन का सत्र कल से शुरू हुआ था, जिस दौरान इस मामले को लेकर विपक्ष राज्य की स्टालिन सरकार पर पूरी तरह हमलावर रहा। इसी बीच सीबीसीआईडी ने कल्लाकुरिची शराब कांड की जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को एजेंसी को सौंप दिया गया है। यहां पर एस दिनाकरन की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में पुलिस ने के गोविंदराज, उनकी पत्नी विजया और करुणापुरम गांव के थमोधीन को गैर इरादतन हत्या और तमिलनाडु निषेध अधिनियम के आरोपों यहां पर धाराओं के तहत आरोपी साबित किया। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। ग्रीन जोन में खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 250 अंक ऊपर, निफ्टी 23,600 के पार। स्मॉल कैप सूचांक के में यहां पर 1% की बढ़ोतरी हुई है दर्ज। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार ग्रीन जोन में खुला है। पीएसई पर सेंसेक्स 250 अंकों की उछाल के साथ 77,729.48 पर ओपन हुआ। वही एनएसई पर निफ्टी 0.19% की बढ़ोतरी के साथ 23,611.80 पर खुला है। बाजार खुलने के साथ ही निफ्टी पर इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक और विप्रो बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचयूएल गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन शेयर बाजार ग्रीन जोन में बंद हुआ था। बीएसई पर सेंसेक्स 171 अंकों की उछाल के साथ
77,508.82 पर क्लोज हुआ था। वही एनएसई पर यहां पर निफ्टी 0.27% की बढ़ोतरी के साथ 23,578.85 पर क्लोज हुआ था। कारोबार के दौरान सीई, इन्फोसिस्टम, राष्ट्रीय केमिकल्स, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर के शेयर टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल रहे। वही पीएनबी हाउसिंग, सनोफी इंडिया, पावर फाइनेंस, एबीबी पावर टॉप लूजर में यहां पर शामिल रहे। वहीं बैंकिंग शेयरों में आई तेजी को आईटी और सरकारी स्वामित्व वाले शेयरों में आई गिरावट से संतुलित कर दिया। ऑटो फर्म और पीएसयू बैंकों में यहां पर बिकवाली देखी गई है, जबकि मेटल, रियल्टी और तेल एवं गैस में खरीदारी देखी गई। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर फिलहाल रोक। आज नहीं मिलेगी केजरीवाल को जमानत। तिहाड़ जेल में है बंद। सीएम केजरीवाल, ईडी ने बढ़ाई है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली है जमानत। जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी है। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेशों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी यहां पर एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर है। इस पद पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा था कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। दरअसल केजरीवाल को एक दिन पहले यानी गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि इस मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र डुडेजा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। वहीं एएसजी राजू ने कहा है कि हमें लिखित में जवाब दाखिल करने तक का समय नहीं दिया गया, यह बिल्कुल ही उचित नहीं है। तो ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है, जहां पर एएसजी राजू ने कहा है कि हमारा मामला काफी मजबूत है। उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया। इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। ईडी की तरफ से एएसजी राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट में मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। वहीं केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी है जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है। इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने गिरफ्तारी नहीं किया है। अब तक संभव है कि सीबीआई अपना दाव चले। हालांकि इस मामले से बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले में निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है। उधर ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त। अगले 4 से 5 दिनों में दिल्ली एनसीआर में मिलेगी गर्मी से राहत। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इस मानसून से देश में सामान्य से 17 डिग्री कम बारिश हुई है। आईएमडी उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार कुछ विहार में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में लंबे समय से भीषण गर्मी से बेहाल लोगों के लिए शुक्रवार यानी आज 21 जून की सुबह यहां पर सुहावनी रही है और कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सहित देश के ज्यादातर राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार यानी 20 जून की बात की जाए तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के बड़े भूभाग में पहुंचा, जिससे गर्मी से जूझ रहे शुष्क क्षेत्रों का यहाँ पर राहत मिली है। वहीं आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार इस मानसून में देश में सामान्य से 17% तक कम बारिश हुई है। 1 से 20 जून के बीच 77 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 92.8 मिलीमीटर होती है। तो वही मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गंगा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। तो मानसून की दस्तक देने के साथ ही उन राज्यों में बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना है। ऐसे में सामान्य से 2 दिन पहले बात की जाए तो भारतीय मुख्य भूमिका पर पहुंचने और कई अन्य राज्यों को तेजी से कवर करने के बाद
मॉनसून ने 10 से 19 जून के बीच कई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है। इससे उत्तर भारत के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़ गई है, जो भीषण गर्मी से जूझ रहा है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 100 और देखना ना भूलेगा इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश।